Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th January 2022 and in this video we are giving you important points for upcoming nursing competitive exams. Let's begin. First point, acrine gland and apocrine gland both are the sweat glands. एक्राइन और एपोक्राइन दोनों ही स्वेट ग्लैंड का उदाहरण हैं। याद रखिएगा, एपोक्राइन को आप मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सीबेशियस ग्लैंड फाउंड इन लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में सीबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। Mucosal folds are found on whole fallopian tube but maximum at infundibulum। हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें म्यूकोजल फोल्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा म्यूकोजल फोल्ड फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होते हैं तो आप बताएंगे इनफंडिब्यूलम में। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, जिसे आप एक्सोसर्विक्स कहकर भी जानते हैं, इसे कई बार पोर्शियो वेजिनालिस के नाम से भी जाना जाता है। आइए डायग्राम के थ्रू इसे देखें। मान लीजिए ये आपका यूट्रस है और ये सर्विक्स है और दिस इज द वेजाइना। वेजाइना के जस्ट ऊपर वाला सर्विक्स का भाग, जिसे मैं डार्क से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है इसे आप एक्सोसर्विक्स या पोर्शियो वेजिनालिस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, यानी वेजाइना के जस्ट ऊपर का पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। 1928 में पेनिसिलिन ड्रग को डिस्कवर किया गया था और डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट, पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग। याद रखिएगा, पेनिसिलिन सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक ड्रग है। इट्स हाई डोजेस आर नेफ्रोटॉक्सिक। अगर आप किसी पेशेंट को हाई पेनिसिलिन की डोज दे रहे हैं तो उसके किडनी फंक्शन को आपको समय समय पर चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक होती है, नेफ्रॉन्स को प्रभावित कर सकती है, किडनी को प्रभावित कर सकती है। मोस्ट कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी। याद रखें, जब भी किसी क्लाइंट को आप पेनिसिलिन ड्रग देने जा रहे हैं तो पहले इस ड्रग के लिए कहीं वो पर्सन सेंसिटिव तो नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम AST प्रोसीजर करते हैं, जिसमें पेनिसिलिन ड्रग की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसे पेशेंट को इंट्राडर्मल रूट से लगाकर चेक किया जाता है। अगर इस रूट से मेडिसिन देने के बाद 10 से 15 मिनट बाद पेशेंट की स्किन पर किसी भी प्रकार की एलर्जिक सिम्टम्स नहीं हैं तो इसका मतलब है ये ड्रग पेशेंट को सूट कर रही है, अब आप इसे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है, पेशेंट में एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको पेशेंट में पेनिसिलिन एडमिनिस्टर करवाने के साथ ही स्किन रैशेस अपीयर हो जाएंगे, और जैसे ही आप ये देखें कि पेशेंट में स्किन रैशेस आ रहे हैं, तुरंत पेनिसिलिन के एडमिनिस्ट्रेशन को आप रोक देंगे। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। याद रखिएगा, जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं सभी बैक्टीरिया आदि के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं,
जबकि वायरस से अगर कोई डिजीज हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन काम नहीं आएंगी, इनके लिए एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन जी इज नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली बिकॉज इट गेट डिस्ट्रॉयड बाय एसिड इन स्टमक। किसी भी पेशेंट को आप बेंजाइल पेनिसिलिन जी ओरल रूट से नहीं दे सकते। अगर आपने बेंजाइल पेनिसिलिन जी को ओरल रूट से दिया तो स्टमक में मौजूद एसिड इस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देगा और पेशेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो हम कभी भी इस मेडिसिन को ओरल रूट से नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टिब्यूल कंटेन्स 6 ओपनिंग्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेस्टिब्यूल होता क्या है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और फॉर्किट मसल्स के बीच का जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा भाग वेस्टिब्यूल कहलाता है। लेटरली लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा होती हैं साइडों में, और ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस होता है और नीचे फॉर्किटी मसल्स होते हैं। इसके बीच का जो पूरा भाग है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, इसे हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर 6 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। ये ओपनिंग कौन कौन सी है, आइए वन बाय वन इसे जान लें। सबसे पहली ओपनिंग आती है यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के द्वारा फीमेल यूरिन पास करती हैं, वॉइड करती हैं, सो दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग। सेकंड आता है स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड लाइज नियर टू यूरिनरी मीटस। जो यूरिथ्रल ओपनिंग है इसके बिल्कुल पास ही स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो हैं ये स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग है और ये आपके यूरिथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल पास पाई जाती है। नेक्स्ट, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। टोटल 4 ओपनिंग्स हो चुकी हैं। यूरिथ्रल ओपनिंग 1, स्किनी ग्लैंड ओपनिंग 2 एंड वेजाइनल ओपनिंग। इस तरह से 4 ओपनिंग हो चुकी हैं। अब लास्ट 2 ओपनिंग्स बचती हैं, इन्हें हम बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहते हैं। इंटरकोर्स के दौरान इन्हीं ग्लैंड्स के द्वारा लुब्रिकेंट का सिक्रीशन किया जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड की लोकेशन के बारे में, ओपनिंग के बारे में एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वेस्टिब्यूल के अंदर 5 o'clock और 7 o'clock पोजीशन में कौन सी ओपनिंग पाई जाती है। इसे समझने के लिए आप इस प्रकार देखें, मान लीजिए ये क्लॉक है, इस क्लॉक में 3, 6, 9 और 12 ये टाइम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, दिस इज द 5 o'clock लोकेशन यहाँ पर, और इस जगह पर ये ओपनिंग मौजूद है, और दिस इज द 7 o'clock लोकेशन, यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड मौजूद है। तो हम कह सकते हैं घड़ी की 5 और 7 की जो लोकेशन है उस जगह पर जो ओपनिंग पाई जाती है उसे हम बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपनिंग कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड opens distal to hymal ring at a 5 o'clock और 7 o'clock position। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, बार्थोलिन ग्लैंड को हम ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड ऑल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक विथ वाइट टॉप। रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर जो है नीचे तो ब्लैक होता है और इसका जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ये वाइट होता है। तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को यदि हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई करना हो तो आप
कहेंगे कि ऐसा सिलेंडर जो कि ब्लैक बॉडी और वाइट टॉप के साथ हो वो ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। इसके अलावा ये भी याद रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर को आप हमेशा कोल्ड प्लेसेस के अंदर स्टोर करेंगे। अगर इसको आपने हाई टेम्परेचर वाले एरिया में स्टोर कर दिया तो हाई टेम्परेचर के कारण जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो मूव करने लगेंगे और इस मूवमेंट के कारण सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट बी स्टोर इनटू द लो टेम्परेचर एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, bladder irrigation means to flush out the urinary bladder with liquid। ब्लैडर इरिगेशन का मतलब होता है ब्लैडर को क्लीन करना, साफ करना, और इसके लिए हम लिक्विड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन हाई ट्रेकियोस्टोमी इंसिजन इट इज मेड अबव द isthmus ऑफ थायराइड। हम सभी जानते हैं ट्रेकियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एमरजेंसी एयरवे बनाया जाता है। ट्रेकिया में एक इंसिजन लगाकर एमरजेंसी एयरवे बनाया जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि क्लाइंट में हाई ट्रेकियोस्टोमी इंसिजन लगाना है तो इस सिचुएशन में हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है इसका ये जो इस्थमस वाला पार्ट है इससे ऊपर इंसिजन लगाया जाएगा। हाई ट्रैकियोस्टोमी सिचुएशन में जो इंसिजन होता है वो थायराइड ग्लैंड के इस्थमस पार्ट से ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोथेरास टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट एसीटोन इन यूरिन। रोथेरास टेस्ट का इस्तेमाल हम यूरिन में एसीटोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, होमोलोगस ऑर्गन। ऑर्गन्स हैव सेम प्लेस इन origin but different function। हमारे बॉडी के वह ऑर्गन जिनका प्लेस ऑफ ओरिजिन तो सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। आइए इसके एग्जाम्पल्स की बात करें। यहाँ पर जो भी हम होमोलोगस ऑर्गन्स बता रहे हैं वो मेल और फीमेल्स में लेंगे। मान लीजिए जब बच्चा फर्टिलाइज्ड ओवम से बनता है तो उस समय एम्ब्रियो के जिस पार्ट से फीमेल का क्लाइटोरिस बनता है मेल के अंदर उसी पार्ट से पेनिस का निर्माण होता है। फीमेल का जो लेबिया मेजोरा है उसी पार्ट से बनेगा जिससे मेल का स्क्रोटम बनता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इनका जो निर्माण है वो तो एक पर्टिकुलर एरिया की सेल से ही हो रहा है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। यही चीज होमोलोगस ऑर्गन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किनी ग्लैंड की। स्किनी ग्लैंड जो है फीमेल्स में पाई जाती है और ये होमोलोगस होती हैं मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के। बार्थोलिन ग्लैंड मेल की बल्ब ऑफ पेनिस या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, commonest symptom of osteoarthritis is pain in joint relieved by rest। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि पेशेंट में जॉइंट पेन का होना और जो कि रेस्ट के साथ रिलीव हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट का सबसे कॉमन सिम्टम है कि जॉइंट में पेन होना और ये पेन रेस्ट के साथ रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल। नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.6 से 2.6 mg/dl के बीच होता है। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल 1.6 से 2.6 mg/dl के बीच होता है। Alzheimer's disease is a progressive disease which occurs mainly after 65 years of age। Alzheimer disease एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो कि लगभग 65 साल की उम्र होने के बाद देखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, glossopharyngeal neuralgia occurs due to malfunction of ninth cranial nerve. नाइन्थ क्रेनियल नर्व के फंक्शन नहीं करने की वजह से ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरोलजिया कंडीशन होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फिम्ब्रे एंड दिस इज द ओवरी। अगर आपसे पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई कितनी होती है तो आप बताएंगे टोटल लेंथ होती है इसकी 10 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो यूट्रस के पास होता है, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के पास होता है, इसे हम इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल रीजन कहते हैं। इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल रीजन कहते हैं। और सेकंड पार्ट आता है इस्थमस, उसके बाद आता है एम्प्यूला और फिर फाइनली आता है इन्फंडिब्यूलम और फिर ये है फिम्ब्री और लास्ट में है ओवरी। इस तरह से आप याद रखेंगे 4 पार्ट्स हैं और एग्जाम में यहाँ से इनकी जो लेंथ है और इनका जो डायमीटर है वो भी कई बार पूछा जाता है। इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूलर रीजन का जो डायमीटर है वो होता है 1 mm और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। तो आप याद रखेंगे कि इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है और ये सबसे नैरो पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्थमस की। इस्थमस जो है 2 mm डायमीटर में होता है और इसकी लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, यानी हम इसे 1 इंच भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट है, यानी मैक्सिमम डायमीटर यही देखने को मिलता है, ये होता है 5 mm और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये होता है 5 सेंटीमीटर। स्पर्म और ओवम का यूनाइट या फर्टिलाइजेशन इसी जगह पर होता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन एक्टोपिक साइट के रूप में भी एम्प्यूला को ही जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फंडिब्यूलम की। इन्फंडिब्यूलम का जो डायमीटर है वो 2 to 3 mm होता है, जबकि इसकी लेंथ जो है 1.25 सेंटीमीटर्स की होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। The right next point is, आपसे पूछा जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब का एनाटॉमिकल स्फिंक्टर किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है उसे ही हम इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं। इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को एनाटॉमिकल स्फिंक्टर के रूप में जाना जाता है और इस पार्ट को यूट्रस की मसल्स का सपोर्ट मिला रहता है, इसलिए ये काफ़ी मजबूत पार्ट माना जाता है और अगर इस जगह पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो काफ़ी दिनों तक चल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब का हिस्टोलॉजिकल स्फिंक्टर। ये यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इस्थमस को हम हिस्टोलॉजिकल स्फिंक्टर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट is used to diagnose TB। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला टीबी डिजीज ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इस टेस्ट के अंदर इंट्राडर्मल रूट के द्वारा पीपीटी को एडमिनिस्टर किया जाता है और इस टेस्ट को आप
48 से 72 आवर्स बाद रीड करते हैं और रीड करने पर अगर इन ड्यूरेशन 10 mm का हो तो इसका मतलब है पेशेंट को टीबी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन साइट पर 10 mm या 1 सेंटीमीटर साइज का चकता मिले, इंड्यूरेशन मिले, तो इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, पर्सन इज हैविंग टीबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन कॉजेस गैलेक्टोरिया एंड एमेनोरिया। अगर किसी वुमेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोलैक्टिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तो इस सिचुएशन में गैलेक्टोरिया और एमेनोरिया कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। गैलेक्टोरिया कंडीशन का मतलब होता है एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन, एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन। और एमेनोरिया एक ऐसी स्टेज है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। इसी वजह से ब्रेस्ट फीड करवाने वाली वुमेन्स में अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स तक एमेनोरिया कंडीशन देखी जाती है। अगर किसी वुमन की आफ्टर डिलीवरी डेथ हो जाए तो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को सप्रेस करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन नाम की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, क्लासिकल सिम्टम ऑफ एट्रियल इनसफिशिएंसी इन लेग। लेग में आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होने पर इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन देखा जाता है। दिस इज द क्लासिकल सिम्टम। आइए जान लेते हैं एग्जैक्टली आर्टीरियल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है। मान लीजिए ये पेशेंट का लेग है, पेशेंट का पैर है और ये आर्टरी इस पैर के लोअर एरिया में ब्लड सप्लाई लेकर आती है। अब मान लीजिए इस आर्टरी के अंदर एक क्लॉट बन गया है जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। ब्लड का फ्लो जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और पेशेंट इस कंडीशन के कारण सफरिंग है। जब ये मूवमेंट करेगा या फिर तेजी से चलने की कोशिश करता है तो उस दौरान नीचे वाले हिस्से में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन इस क्लॉट की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती और पेशेंट को चलने पर दर्द महसूस होता है। चलने में दर्द का महसूस होना इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन ही कहलाता है। तो हम कह सकते हैं आर्टीरियल इनसफिशिएंसी इन लेग होने पर पेशेंट जब मूवमेंट करता है तो उसे पैरों में दर्द फील होता है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैकीकार्डिया, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। जब भी किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो, रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी हो, तो उस सिचुएशन में पेशेंट में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल हार्ट रेट जो हमारी होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट मानी जाती है और अगर वन वर्ड में आप कहें तो 72 बीट्स पर मिनट। अगर किसी क्लाइंट में हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन ट्रैकीकार्डिया और 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो ये कंडीशन ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम एनाटॉमी, सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से ये कोई इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने में मदद करती है। इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज टू सप्लाई आर्ट्रियल ब्लड टू द ब्रेन। ब्रेन को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए आर्टरीज का अरेंजमेंट सर्कल ऑफ व्हीलस के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किन किन आर्टरियों से मिलकर होता है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये संख्या में 2 होती हैं, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। फिर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी संख्या में 2 होती हैं।
नेक्स्ट इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये संख्या में 1 होती है। देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी संख्या में 2 होती हैं। फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये भी संख्या में 2 होती हैं। और फाइनली बेसिलरी आर्टरी, जो कि संख्या में 1 होती हैं। ये सभी आर्टरीज मिलकर ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, नेसल्स बॉडी आर ग्रेन्युलर मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ऑफ न्यूरॉन्स। नेसल्स बॉडी जो है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं जो कि न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं। नेजल बॉडी एक ग्रेन्युलर मटेरियल है, दानेदार स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक secrete intrinsic factor which is responsible for the absorption of vitamin B12। स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं और ये पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं। यही इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक में मौजूद फूड में से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं या इनका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। विटामिन B12 को आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, द बल्ब ऑफ ओरल थर्मामीटर इज थिन एंड लॉन्ग, वेयर इज बल्ब ऑफ रेक्टल थर्मामीटर इज शॉर्ट एंड फैट। यहाँ पर हम 2 प्रकार के थर्मामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ओरल थर्मामीटर की बात करेंगे तो ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका जो बल्ब वाला पार्ट है ये लंबा और पतला होता है, जबकि अगर आप रेक्टल थर्मामीटर की बात करेंगे तो उसमें जो ये बल्ब वाला पार्ट है ये पतला मोटा होगा, छोटा होगा और मोटा होगा, स्मॉल एंड फैटी होगा। इस तरह से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मामीटर बाय डिटॉल, स्ट्रेंथ यूज्ड 1:40 एंड टाइम 5 मिनट्स। अगर आप थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं विद द डिटॉल तो इसके लिए आपको 1:40 का सॉल्यूशन बनाना होगा और इसको डिसइंफेक्ट होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं 1:40 स्ट्रेंथ वाले डिटॉल सॉल्यूशन में थर्मामीटर को 5 मिनट रखने पर थर्मामीटर जो है डिसइंफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जेशन के बारे में भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है और इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है F-32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। इस फॉर्मूला के द्वारा आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। So everyone, thank you so much for watching this complete video. Hopefully ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।